एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं अल्पना सिंह उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आइए देखते हैं सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सीखते हैं एक अच्छी सी ट्रिक। तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि किसका है, डेवलपमेंट के बारे में है, विकास के बारे में है। देखते हैं विकास के बारे में कौन सी बात कही गई है। तो देखिए दिया गया है विकास है। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं विकास के बारे में क्या चीजें कही गई हैं। तो देखिए जब भी बात की जाएगी विकास की तो दिया गया है अनिरंतर प्रक्रिया, जबकि विकास निरंतर होता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, नेगेटिव है। आगे दिया गया है विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, तो जी हाँ क्रम में ही चलता है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अगला दिया गया है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, तो दोनों कारकों से प्रभावित होता है, इसलिए नेगेटिव है और रॉन्ग हो गया आपका। अगला दिया गया है कि वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, जबकि आपको पहले ही ऑप्शंस में आपने सी वाले में ही देख लिया कि दोनों कारकों से होता है। जब भी विकास आए तो आप बताएंगे वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है, इसलिए आपका सी और डी दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। और डिसकंटिन्यूअस बल्कि कंटिन्यूअस होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि विकास एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय, देखिए आगे क्या दिया गया है, वातावरणीय कारक है। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण का कारक पूछा है। वातावरण के लिए पॉजिटिव देखेंगे तो देखिए दिया गया है वंशाणु, जीन्स। ये आपका किससे होता है, वंशानुक्रम से होता है, हेरिडिटी से होता है, इसलिए रॉन्ग हो गया, इसके लिए निगेटिव शब्द है। अनुवांशिकता भी वातावरण के लिए निगेटिव शब्द होगी, क्योंकि अनुवांशिकता अलग प्रोसेस है। अगला दिया गया परिपक्वता या मैच्योरेशन या मैच्योरिटी, ये भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। और लास्ट में दिया गया है विद्यालय, और विद्यालय आपके वातावरण के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और क्या होगा आपका, विद्यालय। अगर यहां पे देता घर, पड़ोस, विद्यालय, पुस्तकालय, सारे ऑप्शन राइट होते। आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके सीडीपी में, बस आप लोग देख के परेशान हो जाते हैं। इसको पढ़िए, समझिए, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दिया गया है बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से समाजीकरण की प्राथमिक और प्रधान घटक पूछा है। देखिए दिया गया जनसंचार, तो जनसंचार जो होता है ये आपका प्राथमिक नहीं बल्कि क्या होता है, द्वितीयक होता है। सांस्कृतिक प्रचलन भी आपके किस में आता है, द्वितीयक में आता है। देखिए आए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सब द्वितीयक में आता है। अगला दिया गया है विद्यालय, ये भी आपका द्वितीयक संस्था होती है। और लास्ट में दिया गया है परिवार, डी ऑप्शन आपका राइट है, ये आपकी प्राथमिक संस्था है, प्रधान है, मुख्य है, आधारभूत है। कुछ भी आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि प्राथमिक, पहली, आधारभूत, मुख्य, तो आप बताएंगे आपकी क्या होती है, फैमिली होती है, परिवार होता है। तो तीसरे क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए जीन पियाजे का क्वेश्चन है, दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं, कैसी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। बालक अपने आप में बेफालतू की क्रियाएं करता है और वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दिया गया है संवेदी गामक, ऑप्शन में दिया गया है संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो जब भी अनैच्छिक आए तो आप लगाएंगे संवेदी गामक अवस्था, जो कि क्या होती है 0 से 2 वर्ष। आपके स्क्रीन पे जीन पियाजे का ही क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन है। तो देखिए दिया गया है जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव किया जा रहा है। अर्थात नई जानकारी के लिए क्या किया जा रहा है, मौजूदा अर्थात पूर्व ज्ञान, जो पहले से ज्ञान है उसमें क्या किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। तो जब भी पूर्व ज्ञान में बदलाव होगा आप आंसर देखिए क्या लगाएंगे, दिया गया है समायोजन। तो जी हाँ बिल्कुल समायोजन ही राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया गया है समायोजन। देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है सेंट्रेशन और यहाँ दिया गया समायोजन, तो थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ दिया गया एकोमोडेशन, यहाँ दिया गया समायोजन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग आपका टाइप हुआ है।
यहाँ दिया गया असंतुलनीकरण, तो इसकी कोई बात नहीं कही गई है। और लास्ट दिया गया है संवेदन। देखिए समायोजन की इंग्लिश एकोमोडेशन होती है, दोनों जगह समायोजन था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। दिया गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, इसी को कहते हैं ZPD। तो देखिए दिया गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, और क्या बात कही गई है कि किसने दिया है। तो जब भी ZPD सिद्धांत आएगा आपको पता है कि ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, ये तीनों चीजों के बारे में किसने बताया है, आप बताएंगे वाइगोस्की ने बताया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपके स्क्रीन पे 7वां क्वेश्चन भी वाइगोस्की का है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लियो वाइगोस्की ने विकास को के रूप में परिकल्पित किया जाता है। तो देखिए किसके रूप में किया जाता है, आगे देखते हैं, स्कीमा और संप्रत्यय दिया गया है, स्कीमा और संप्रत्यय के रूप में। तो स्कीमा शब्द का नाम वाइगोस्की ने नहीं लिया है। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं को अनुग्रहित प्रक्रियाओं के लिए दिया गया है। अगला दिया गया अनैच्छिक क्रिया और स्कीमा, गलत है, जीन पियाजे का है ये भी जीन पियाजे का है। अगला दिया गया व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाओं में, ये भी आपका क्या है, गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। सी, डी और ए आपका क्या है, रॉन्ग है। इसलिए सही है क्योंकि स्कीमा शब्द जीन पियाजे का है, यहाँ भी स्कीमा आया गया है और यहाँ पर किसी भी बाह्य और आंतरिक या व्यक्तिगत प्रक्रिया की बात नहीं कही गई है। तो देखिए जब भी जीन पियाजे और वाइगोस्की के टैग पॉइंट्स को आपको देखना होता है, बिल्कुल आपको बहुत ध्यान से देखना होता है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, हल्का सा, बहुत सरल सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो दिया गया है लॉरेंस कोहलवर्ग के बारे में, और इन्होंने कौन से विकास का सिद्धांत दिया था, तो आप बताएंगे नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो दिया गया है लॉरेंस कोहलवर्ग ने बच्चों और वयस्कों के लिए, देखिए लॉरेंस कोहलवर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। तो देखिए इन्होंने 3 चरण बताए थे जिसकी 6 अवस्थाएं बताई हैं। 6 अवस्था आपके पेपर में 3 तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आप राइट ऑप्शन क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। देखिए जब भी बात की जाए 6 क्या है, आपकी अवस्था है, और चरण कितने हैं, 3, बट आपके पेपर में 3 चरण नहीं दिया, इसलिए आप क्या लगाएंगे, 6 अवस्था लगाएंगे। और 6 अवस्था जो होती है आपकी एक स्थिर या निश्चित क्रम में आगे बढ़ती है। यहां दिया भी गया है क्रम शब्द। तो आपने 8वें क्वेश्चन में क्या पढ़ा, कोहलवर्ग के बारे में पढ़ा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। देखिए आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, आपके हर टॉपिक से 1-2 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दिया गया संरचनावादी उपागम। उपागम कैसा होगा आपका, संरचनावाद है, यानी कि निर्माणवाद पर बल देने वाला। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, निर्माणवाद। तो दिया गया है संरचनावादी उपागम के बारे में, और बताया गया है कि कौन सा घटक है जो विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन तो आगे पॉजिटिव पूछा, लेकिन आगे जाकर के उसने क्या कर दिया, नहीं पूछ लिया, निगेटिव कर दिया। तो आपको निगेटिव ऑप्शन तलाशना है। दिया गया है समस्या समाधान, ये आपका शब्द पॉजिटिव होगा। दिया गया है निर्देशित खोज, तो निर्देश शब्द जो होता है वो तो अपने आप में क्या होता है, निगेटिव होता है, लेकिन आगे क्या लग गया, खोज लग गया है, तो ये आप क्या बताएंगे, पॉजिटिव होगा। सहयोगी अनुमान लगाना, यानी कि आप क्या करेगा, वो बच्चा किसी चीज को किसी चीज से जोड़ेगा और अनुमान लगाएगा, पॉजिटिव होगा। और लास्ट में दिया गया है कंठस्थ या स्मरण करना, रट्टा मारना, ये आपका निगेटिव होगा। और पूछा गया है नहीं बढ़ाना चाहिए, तो कंठस्थ स्मरण करने की शक्ति को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। बाकी सारे शब्द को बढ़ाना चाहिए, यानी कि समस्या समाधान का तरीका, निर्देशित खोज करना, अन्वेषण करना, नई नई चीजों को ढूंढना। और लास्ट में क्या दिया गया, सहयोगी अनुमान लगाना, अपने संग में बैठने वाले जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ में अनुमान लगाना, और कुछ चीजों को जोड़ करके अनुमान लगाया जाए। तो ये आपका क्या होगा, अनुमान लगाना शब्द पॉजिटिव है। देखिए आपके स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन है जो कि आईक्यू से है, बुद्धि लब्धि से है। तो आईक्यू के बारे में कहा गया है कि आईक्यू जो होता है परीक्षण के संदर्भ में, आईक्यू परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कभी कभी पूछता है सही नहीं है।
तो पॉजिटिव पूछा है और पूछा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए दिया गया है वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। तो आईक्यू जो है बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को नहीं मापता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया आईक्यू बुद्धि लब्धि परीक्षण, वही है जो आपके टर्मन साहब ने दिया था। तो दिया गया है बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, यहां पर निश्चित दिया गया है, तो ये भी आपका क्या है, निगेटिव है। ये वाला आपको क्या मिला, व्यापक मिला, ये निगेटिव मिला। अगला दिया गया है बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है, तो मुक्त जो होता है वो नहीं होता है, और इस क्वेश्चन के लिए पूछा है सही है। तो देखिए ये सही वाला ये सही नहीं है, और ये वाला अगर पूछेगा कि क्या ये त्रुटि करता है तो आप बताएंगे त्रुटि करता है, इसलिए नहीं के लिए आपका क्या पॉजिटिव होगा, ये त्रुटि करता है, पूर्वाग्रह से मुक्त है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और लास्ट में दिया गया है विश्वसनीय होता है, तो आप क्या बताएंगे, इस परीक्षण की विशेषता क्या होती है कि जब भी आईक्यू टेस्ट किया जाता है तो आईक्यू में कुछ चीजों का ही समावेश होता है, जैसे किसी विशेष संस्कृति के द्वारा जो चीजें व्यक्त कर दी गई, किसी कल्चर को फॉलो करता है तो उसी कल्चर को दर्शाएगा, इसीलिए अधिक विश्वसनीय नहीं होगा। अब पूछा है सही है, कौन सा कथन सही है, तो यहां दिया है अधिक विश्वसनीय होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको देखिए दो क्वेश्चन एकदम गलत लगते हैं और दो क्वेश्चन सही मिलते हैं, उसमें जो ज्यादा सही होता है वो आपका क्या है, बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, ये आपका क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, आपके स्क्रीन पे दिया गया है कि सिद्धांतवादी कौन से सिद्धांतवादी हैं जो भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणा या समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है। तो देखिए वाइगोस्की का और जीन पियाजे का है, तो जीन पियाजे का क्या मानना है, डॉट 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 को प्रभावित करता है, और लेव वाइगोस्की का सुझाव है कि के निर्देशित करता है। तो पहले जीन पियाजे को ध्यान में रखिए और बाद में किसको रखेंगे, लेव वाइगोस्की को। तो देखते हैं जीन पियाजे का शब्द पहले आएगा, संज्ञान शब्द किसका है, जीन पियाजे का। देखिए यहां पर संज्ञान शब्द है, ये किसका है, जीन पियाजे का है। भाषा किसका है, लेव वाइगोस्की का। वातावरण भाषा दिया है, विचार और आनुवंशिकता दिया है, और लास्ट में भाषा और वातावरण दिया है। तो देखिए लेव वाइगोस्की और आपके जीन पियाजे के बारे में मानना है कि किसको प्रभावित करता है। तो देखिए जब भी बोला जाएगा कि किसको निर्देशित करता है और किससे प्रभावित होता है, तो देखिए दिया गया जीन पियाजे का पहला शब्द संज्ञान, फिर दिया गया है भाषा, और लास्ट में दिया गया है जो भाषा है वो किसको प्रभावित करती है, विचार को प्रभावित करती है। तो जब भी बोला जाएगा के निर्देशित करता है करती है, तो संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है और भाषा विचार को प्रभावित करती है। संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, ये जीन पियाजे का है, और भाषा विचार को प्रभावित करती है, ये वाइगोस्की का है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सबसे पहले वाइगोस्की और आप अपने जीन पियाजे साहब को जरूर याद कर लीजिए कि किसमें कौन सा संबंध सही है। तो आप देखेंगे जीन पियाजे का मानना क्या है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, और वाइगोस्की का मानना है भाषा विचार को प्रभावित करती है। क्वेश्चन आपके सामने है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होता है। दिया गया है कि कोई पाठ्य पुस्तक है जिसमें क्या कहा गया है, महिलाओं की तुलना में पुरुष का अधिक प्रतिनिधित्व है, अर्थात पुरुष को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। यह जो प्रतिक्रिया हो रही है उसे क्या कहेंगे, तो दिया गया है जेंडर पूर्वाग्रह। अगला दिया गया जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर निष्पक्षता। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो देखिए निष्पक्ष तो है नहीं, दोनों को समानता मिली नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो गया। यहाँ समानता शब्द आया है, इसमें दोनों में तुलना की जा रही है, ये भी गलत होगा। जेंडर समता
ये भी समानता को दिखाता है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो आप क्या बताएंगे? ये जेंडर बायस है, जेंडर पूर्वाग्रह है, इसको दूसरे शब्दों में पक्षपात भी कहते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर पक्षपात करना आपका क्या दिखाता है कि महिलाओं का कार्य अलग है, पुरुषों का अलग है, महिलाओं का वेशभूषा अलग है और पुरुषों का वेशभूषा अलग है। महिला इस कार्य को नहीं कर सकती, केवल यह कार्य पुरुषों के लिए बना है। इस चीज को दिखाता है जेंडर बायस, जेंडर पूर्वाग्रह या जेंडर पक्षपात या जेंडर रूढ़िवादिता। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए 13वां वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक शिक्षक या शिक्षिका को आगे दिया है, देखिए एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए पढ़ाने के दौरान दिया गया है, ये पॉजिटिव आपका आंसर तलाश करना है आपको। तो देखिए दिया गया है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए सीखने की गति पर ध्यान देने की बात कही गई है, कहीं ना कहीं अपने आप में ये पॉजिटिव, लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव आपको आंसर ढूंढना है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए। निगेटिव मिल गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अगला दिया गया है, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना। यहाँ तो पक्षपात की बात कर दी कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाए, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया। डी वाला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। तो किसी भी बच्चे की अनदेखी नहीं करनी, इसलिए निगेटिव, ये भी कट हो गया। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे जो दिया गया है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। दिया गया सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करना। असेसमेंट की बात की गई है। तो देखिए सीखने के दौरान या सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि वो क्या करे। तो देखिए सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करे। ऐसा ऑप्शन कभी भी मिले अगर आपके मूल्यांकन और आकलन के दौरान, तो आप उसको तुरंत कट कर देंगे, क्योंकि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन सही नहीं होता है। अगला दिया गया केवल मानकीकृत परीक्षण, जहां ऐसे शब्द मिले वो भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। अगला दिया गया है, देखिए चल रही गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। बच्चे के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके आधार पर करें। और देख लेते हैं लास्ट वाला, सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। तो अनिवार्य बिल्कुल नहीं करना है और किसी परीक्षा के माध्यम से आकलन नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग, जब भी मिले क्रिटिकल थिंकिंग शब्द, ये आपका पॉजिटिव होता है, में बाधा पड़ने की संभावना है। मतलब किसके द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। अगर होता कि होगी तो आंसर आपका बदल जाता, और बाधा शब्द ने आपके पूरे ऑप्शन को बदल दिया है। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप नहीं है या बाधा है या रुकावट डालता है या सहायता करता है, इस पे भी ध्यान दें। तो बाधा पूछा है, आगे देखते हैं। अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए। अगला कह रहा है खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से। सबसे लास्ट में दो ऑप्शन कह रहा है कि गहन चिंतन करने के लिए समय प्रदान करने से, और लास्ट में सबसे लास्ट में दिया गया याद करने, कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। तो देखिए आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पॉजिटिव में आकर के नेगेटिव में बदल गया है। तो देखिए अनुरूपक जो होगा वो बाधा नहीं बल्कि सहायता करेगा। खुले अंत वाले प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, जो होते हैं आपके क्या ओपन इंडेड प्रश्न होते हैं। गहन चिंतन करना भी सही माना जाता है। तो याद करना शब्द निगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन आपका किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी से। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को देखें तो आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन में कभी भी गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो देखिए निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों दिया गया है, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है। तो देखिए दिया गया है मानकीकृत पाठचर्या द्वारा शिक्षण करना।
अब मानकीकृत शब्द आया, ये अपने आप में निगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव पूछा है। अगला दिया गया उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, निगेटिव होगा। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को समुन्नत किया जाए, प्रमोट किया जाए, समुन्नत शब्द पॉजिटिव होता है आपका। अगला दिया गया है डी वाला ऑप्शन, केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन किया जाए, केवल प्रभुत्ववादी दिया गया है, इसीलिए ये वाला आपका क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो केवल प्रभुत्ववादी दिया गया है, इसलिए क्या होगा आपका निगेटिव होगा। अब देखिए दिया गया है कौन सी बात महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। 16 का सी राइट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पारस्परिकता का बोध कराने वाले संस्कृत को भी प्रमोट कर रहा है। आपके स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया है गलत शब्द जोड़ना। देखिए गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और फिर उसे छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सब किसके संकेतांक हैं? तो देखिए दिया गया है अधिगम अक्षमता के। आपको पता है अधिगम अक्षमता बहुत सारे टाइप की होती है। स्वलीनता के, स्वलीनता में ऐसा बच्चा कुछ भी नहीं करता है। अगला दिया गया ध्यानाभाव एवं अति सक्रियताशील विकार यानी कि एडीएचडी, ये भी नहीं होगा आपका। और लास्ट में दिया गया श्रवण बाधिता, सुनने की बात नहीं कही गई है, इसलिए क्या होगा अधिगम अक्षमता। इसमें आपका डिसलेक्सिया आता है, एलेक्सिया आता है, डिस्ग्राफिया आता है, डिस्कैल्कुलिया आता है। तो इसमें शब्दों के क्रम को इधर उधर करता है, किसमें, डिसलेक्सिया में। आपसे किसी भी प्रकार की अक्षमता नहीं पूछी गई, डायरेक्ट पूछी गई है अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटीज 18 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिया गया दृष्टि बाधिता से। दृष्टि बाधिता विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? देखिए बाधक बनने की बात पूछी है और किसके लिए, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। तो दृष्टि बाधित के लिए बाधक यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियां किससे बनाई गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाई गई हैं। व्याख्यान टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया गया, रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान। लास्ट में दिए गए चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय मॉडल, स्पर्श द्वारा पढ़ने के लिए। और लास्ट में दिया गया लिखित विवरण और आरेख। तो देखिए दृष्टिबाधित बच्चा कभी भी लिखित विवरण को नहीं पढ़ सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या राइट होगा, डी वाला। डी आपका बाधक हो जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, सहायक होंगे। तो आपका ए बी सी पॉजिटिव है और डी वाला निगेटिव है। आपका क्वेश्चन किस में था, निगेटिव में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए ऐसे ही आप भी ढूंढ लिया करिए दृष्टिबाधित, बाधक और कौन सा सहायक होगा। तो आपको 3 आंसर मिले हैं सहायक के लिए और 1 मिला है बाधक के लिए। तो एक क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चंस को सीख लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन है जो कि स्वलीनता से है, ऑटिज्म से है। आइए देखते हैं टैग पॉइंट्स को। देखिए स्वलीनता दिया है, यहाँ दिया गया है ऑटिज्म और दिया गया स्वलीनता से ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पॉजिटिव है और यह एक प्रकार का क्या है, विकार है। ऐसा विकार जिसमें व्यक्ति अपनी बातों को दूसरे के समक्ष नहीं कह पाता है, लोगों से कतराता है, दूर दूर भागता है और अपनी बात अगर कहना भी चाहता है तो वह क्या करता है, बीच में रुक जाता है। तो देखिए स्वलीनता से ग्रसित बच्चा क्या प्रदर्शित करता है। दिया गया है उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल। अभी आपको बताया गया कि ऐसा बच्चा संप्रेषण कौशल में उत्कृष्टता नहीं दिखा सकता, इसलिए क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगला दिया गया है अति सक्रियशीलता, अति सक्रियशील नहीं होता है। अगला दिया गया है पुनरावृत्तीय आचरण और व्यवहार। तो जी हाँ, ऐसा बच्चा एक ही चीज को बार बार दोहराता है, एक ही दिनचर्या को दोहराता है, एक ही दिनचर्या को दोहराता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है और पुनरावृत्तीय व्यवहार भी आपका सही है। कभी आपके पेपर में आता है एक ही दिनचर्या को लागू करना चाहिए, कभी आता है पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार। लास्ट में दिया गया सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह, तो बिल्कुल अंतःक्रिया करना ही नहीं चाहता है, इसलिए आपका क्या होगा, ए बी डी आपका कट हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि प्रतिभाशाली बालक से लिया गया है।
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है अर्थात पॉजिटिव। ऐसे आप भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कुछ लोग आगे वाली चीज बहुत फ्लो में पढ़ते हैं और बाद में नहीं है लिखा रहता है, उसको पढ़ते नहीं है, सही है देख के पहला ही ऑप्शन टिक कर देते हैं। तो देखिए दिया गया है ए ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। सही पूछा है, आपको पॉजिटिव में देना है, ये आपका निगेटिव है। अगला देखिए दिया गया, वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। ये भी आपका निगेटिव होगा क्योंकि ऐसे बच्चे समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं, वह तुरंत आप प्रश्न कीजिए तुरंत उत्तर दे देते हैं। अगला दिया गया है, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल औसत से अधिक क्षमता होती है। इनका आईक्यू भी जो होता है वो टर्मन के अनुसार 140 प्लस होता है। अगला दिया गया है कि उनके विचारों में रचनात्मकता और आगे दिया गया है मौलिकता की कमी होती है। तो देखिए कमी शब्द निगेटिव है, इसलिए आपका डी कट हो गया, बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ए वाला रॉन्ग है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट है। तो 20 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे 21 नंबर का क्वेश्चन कथन से दिया गया है और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो देख करके तुरंत दिमाग चकरा जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। दिया गया प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। अब बच्चा प्राथमिक स्तर का है, आप लेक्चर देंगे और चले जाएंगे तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, इसलिए आपका क्या होगा? गलत होगा। तर्ककार कह रहा, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। जब सुनेगा ही नहीं तो सीखेगा क्या? ये भी क्या है? रॉन्ग है। आइए देखते हैं, जब जहां पर आपको मिलेगा कि दोनों कथन गलत है वही वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए दिया गया ए और आर दोनों सही हैं, इसलिए ये गलत। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी आपका गलत हो गया। ए सही है तो ये भी गलत हो गया। यहां दिया गया है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपके स्क्रीन पे है 22 नंबर का क्वेश्चन, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए है। मतलब वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए है, इसलिए विद्यालय को मस्तिष्क अधिगम पर जोर देना चाहिए। तो देखिए वास्तविक जीवन के संदर्भों को जोड़कर सीखना चाहिए और विद्यालय को मस्तिष्क अधिगम पर जोर देना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। देखिए दिया गया सक्षम और रचनात्मक, असक्षम और अन्वेषण, सक्षम और पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, सक्षम और गैर संदर्भित होना चाहिए। तो देखिए जहां निगेटिव शब्द आएगा उसको आप काट देंगे। दिया गया असक्षम और गैर संदर्भित दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? ये आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। यहां दिया गया सक्षम और पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए, ये भी आपका निगेटिव है। अगला दिया गया सक्षम और रचनात्मक, ये आपका पॉजिटिव है। यहां दिया गया असक्षम और अन्वेषण, तो ये तो आपका क्या था? निगेटिव था और ये आपका पॉजिटिव था, फिर भी क्वेश्चन किस में आ गया? निगेटिव में आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कैसा होना चाहिए? सक्षम और रचनात्मक वातावरण होना चाहिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 23 नंबर के क्वेश्चन को। दिया गया रचनावाद किसका समर्थन करता है? देखते हैं किसका समर्थन करता है रचनावाद। तो देखिए दिया गया शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, बिल्कुल जी हाँ सही है, फिर भी अगला को ऑप्शन आपको चेक करना चाहिए। दिया गया शिक्षक द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति, निगेटिव है। पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन पर, वो भी पहले से अर्जित जो है तो निगेटिव होगा। रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन के लिए, तो ये भी निगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्या कह रहा है प्रश्न? विविध, जहां विविध शब्द आता है वो आपका पॉजिटिव टैग पॉइंट होता है। आइए देखते हैं। दिया गया सभी शिक्षार्थियों को, क्या दिया गया है? सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
तो देखिए इसमें क्या सही होगा, संलग्नता या शामिल करने के लिए। अगला दिया गया प्रतिस्पर्धा के लिए, भेदभाव के लिए, अबोध गम्यता के लिए। पॉजिटिव टैग पॉइंट को तलाशेंगे। विविध शब्द पॉजिटिव है और पॉजिटिव शब्द पहला है। ये आपका प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करना निगेटिव है। भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। अबोध गम्यता होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए आपके 3 ऑप्शन बिल्कुल क्या हैं, गलत हैं। जहां भी देखें कंपटीशन के लिए कार्य करना बिल्कुल गलत माना जाता है। भेदभाव, पक्षपात बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए बी सी डी रॉन्ग हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। बच्चे को संलग्न करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। बातचीत, वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा का मौका देना चाहिए। तो आगे देखते हैं 25वें क्वेश्चन को। 25 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए दिया गया समस्या के बारे में, दिया गया है समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्यों को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। तो जब भी ऐसी चीजें आए कि क्या करना है, कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित किया जाए और फिर उसको क्या किया जाए, हल किया जाए, तो देखिए इसमें पॉजिटिव चीज की तलाश कीजिए। जब भी निगेटिव देखिए तो ऑप्शन कट कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन कम बचेंगे तो गलत नहीं होगा। तो देखिए दिया गया मौखिकीकरण, ये कोई मौखिकीकरण नहीं होता है। अगला दिया गया अनुरूपात्मक चिंतन और लास्ट में दिया गया है साधन अंत विश्लेषण और सबसे लास्ट में दिया गया कार्यात्मक स्थिरता, जो कि गलत है। आपका नेगेटिव टैग पॉइंट है। जहां भी देखे कार्यात्मक स्थिरता या प्रकार्यात्मक स्थिरता उसको काट दें। आपके पास 2 ऑप्शन है, अनुरूपात्मक चिंतन और साधन अंत विश्लेषण। तो इसमें जब भी देखेंगे कि कौन सी चीज में आप क्या करते हैं, कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित किया जाए और फिर मध्यवर्ती उपलक्ष्य को क्या किया जाए, हल करके साधनों का पता लगाया जाए, तो क्या होगा, साधन अंत विश्लेषण। ये आपका स्टेप बाय स्टेप क्या किया जाता है, साधन अंत विश्लेषण में क्या किया जाता है, चीजों को देखा जाता है, इसमें एनालिसिस किया जाता है। आपके स्क्रीन पे 26 नंबर का क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है। देखते हैं इसके टैग पॉइंट्स को। और ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये कथन से दिया गया है। कहां से दिया गया है, कथन से दिया गया है। तो सबसे पहले कथन ए है और बाद में दिया गया है कथन आर के बारे में। देखिए अध्यापक को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में, अध्यापक जो बच्चों को पढ़ा रहा है, अवधारणा उसके बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ्य योजना आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए जी हाँ, बिल्कुल सबसे पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान लेंगे और फिर अपना लेसन प्लान बनाएंगे। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती हैं, मतलब आवश्यक होती हैं। तो दोनों कथन आपके क्या हैं, सही है। और आर वाला ए के बारे में व्याख्या कर रहा है। तो जब भी ऐसे कथन आए तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यहां दिया गया ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर आर को गलत कहा गया है, यहाँ दोनों को गलत कहा गया है, इसलिए सी डी और बी ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन के लिए राइट नहीं है। आपका सही जवाब सबसे सही क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर वाला कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए टैग पॉइंट्स पर ध्यान दें। बाकी सिखाने के लिए बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन और सीधा सीधा आंसर देते हैं। तो आइए देखते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन को। 27 नंबर का क्वेश्चन जो है अभिप्रेरणा का है, मोटिवेशन का है। कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा, ऐसी अभिप्रेरणा जो अंदर से आती है, जो आपके ऊपर सकारात्मक रूप से बहुत ज्यादा समय तक प्रभावित करती है आपको। बाहर वाला तो थोड़ी देर के लिए आता है, आपको मोटिवेट करता है और चला जाता है, कुछ देर कार्य करता है और वो अभिप्रेरणा गायब हो जाती है। तो देखिए दिया गया नकद पुरस्कार जीतने के लिए, पुरस्कार जब भी आएगा आप बताएंगे, ये बाह्य अभिप्रेरक होता है। अगला दिया गया अपने साथियों की प्रशंसा, जहां भी प्रशंसा शब्द दिखे वो भी आपका क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरक। जहां आए पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और निंदा सब कुछ क्या होते हैं, बाह्य अभिप्रेरक होते हैं। प्रथम स्थान पर आने के लिए, स्थान कौन सा मिल रहा है, प्रथम, तो क्या किया जा रहा है, प्रतियोगिता में भाग लेना।
तो आप क्या बताएंगे, ये स्थान पाने की जो होड़ होती है ये भी क्या होता है, बाह्य होता है, तो आपका ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और लास्ट में दिया गया है जिज्ञासा वश किसी विषय पर शोध करना, वो अंदर से अभिप्रेरित है, अंदर से मोटिवेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा आपके क्वेश्चन के लिए टैग पॉइंट्स है, आप नोट भी कर सकते हैं। पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, प्रशंसा यहां दिया गया है, इसके लिए निंदा शब्द होगा, आपका क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरक होगा। और जहां जिज्ञासा आएगा और आपकी रुचि, इंटरेस्ट आएगा, वो आपका क्या होगा, आंतरिक अभिप्रेरक होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं टैग पॉइंट्स को। देखिए कौन सा टैग पॉइंट होगा इसमें। से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आपसे पूछा क्या है, प्रभावित करते हैं यानी कि पॉजिटिव होगा, और किसके लिए, सीखने के लिए। तो देखिए दिया गया कक्षा का परिवेश, जी हाँ प्रभावित करेगा। शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियां, शिक्षक कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है ये भी करेगा। संसाधन कौन से हैं, टीएलएम कौन सा है, ये भी आपका क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर ये भी प्रभावित करेगा। तो आपके सारे ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें देखिए सबसे बड़ा वाला ऑप्शन देखिए नीचे ही दिख रहा है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका राइट होगा। 28 में आपका डी वाला ऑप्शन राइट है। आइए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वें वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, एक अनुकूल शिक्षण विधि के बारे में कह रहा है कि एक अनुकूल शिक्षण अधिगम, अनुकूल शब्द ही पॉजिटिव होता है, वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो दिया गया है अधिक से अधिक जोखिम लेने की, दूसरा दिया गया विकर्षण को न्यूनतम होना, अगला दिया गया व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना, और लास्ट में दिया गया अनम्य या गैर लचीली शैक्षणिक कार्यप्रणाली का होना। तो गैर लचीला शब्द निगेटिव है। दो ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, अधिक से अधिक जोखिम लेने की आवश्यकता होती है, और लास्ट में दिया गया है व्यवधान का न्यूनतम होना। तो आप क्या बताएंगे, अच्छी चीजों के लिए व्यवधान का न्यूनतम होना शब्द जो है वो आपका पॉजिटिव है। आपका जो क्वेश्चन था, आपका 29 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं आज के। तो आज अभी तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आगे एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ आपको मिलेंगे, जिससे आप सीखेंगे नए नए ट्रिक्स को, और आप अपने सीडीपी के क्वेश्चन पेपर को एकदम चुटकियों में हल कर लेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।